हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे द पोर्तुगीज और कैन से पुर्तगालियों के बारे में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस इंडिया में आए, कैसे आए, क्यों आए, वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सी 5 कंट्री से यूरोपियंस आए। यूरोपियंस हम किसे कहते हैं, इनकेस आप बिल्कुल ही न्यू हैं, आपको नई चीज़ों की समझ है ना, तो छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दी हैं। आज हम जिन यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे वो है पुर्तगाली और द पोर्तुगीज। सबसे पहले इंडिया में जो आए यूरोप से, वो थे वास्को डी गामा। वो तो आपको पता ही होगा। तो बस वो क्यों आए, जब वो आए तो यहाँ पे राजा कौन थे, उनके आने का मकसद क्या था, कौन से रूट से वो आए, उनको नया रास्ता क्यों खोजना पड़ा, उनके ट्रेडिंग सेंटर्स कौन कौन से थे, उनके गवर्नर्स कौन कौन से रहे इंडिया में, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम फैक्चुअल पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कवर कर सकूं। तो बस आपको पेपर पेन उठाना है और वीडियो के साथ साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, हमें पढ़ना है पुर्तगालियों के बारे में। पोर्तुगीज माने जो पोर्तुगल एक कंट्री है, पुर्तगाल जिसे हम कहते हैं, जिसकी कैपिटल है लिस्बन। मैप में देखिए, यूरोप में एक कंट्री है, वहां से जो लोग आए उन्हें कहते थे पोर्तुगीज। नाउ दीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेटल एंड कॉलोनाइज इन इंडिया। इंडिया में आने वाले, यहाँ पे सेटल होने वाले, यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाने वाले पहले यूरोपियंस थे पोर्तुगीज यानी पुर्तगाल। नाउ द पोर्तुगीज वॉयेजर होता है यात्री, जो पुर्तगाली एक यात्री था, वास्को डी गामा, ही रीच्ड कैलिकट ऑन May 17, 1498। तो ये चीज तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि पहले यूरोपियन जो इंडिया आए वो थे वास्को डी गामा। कैलिकट में वो पहुंचे थे अपनी शिप के साथ 17 मई 1498 को। और जिस टाइम वो आए उस टाइम में कैलिकट में जो रूलर थे वो थे हिंदू शासक, हिंदू राजा, जिनका नाम था ज़ेमोरिन। ओके, नाउ ही डिस्कवर्ड केप रूट, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका, ये सब आपने सुना होगा। मैं मैप के थ्रू भी आपको बताऊंगी। फिलहाल आप समझ लीजिए कि वास्को डी गामा है वो जिन्होंने केप ऑफ गुड होप, ये जो रूट था केप रूट, इसकी खोज की थी। ठीक है, नाउ उन्होंने इस रूट की खोज की एंड व्हेन ही वेंट बैक, और वो इंडिया में आए, यहाँ रहे, यहाँ से माल लिया। क्योंकि आपको पता है इंडिया में वो लोग क्यों आते थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि यहाँ के कुछ प्रीशियस स्टोन्स थे, कुछ स्पाइसेस थे, सिल्क था, कॉटन था, बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी डिमांड थी यूरोप में। ठीक है, नाउ अब जब वो इंडिया में आए, जब यहाँ से वापस गए, ही बॉट कार्गो विच सोल्ड फॉर 60 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ हिज वॉयेज। जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ से सामान लिया, अपनी शिप में भरा और वापस गए जब यूरोप, अपनी कंट्री में, अपने कॉन्टिनेंट में, तो जब वहाँ पे जाकर उन्होंने सामान बेचा तो उनकी यात्रा में जितना खर्चा आया था उससे 60 गुना उन्हें मुनाफा हुआ। अगर 100 रुपये खर्चा आया था तो 100 गुना 60 कर लो, 100 into 60 कर लो, उतना उनको प्रॉफिट ही हो गया। ठीक है, तो काफी ज्यादा डिमांड थी यहाँ की चीजों की वहां पे। नाउ इट ओपन्ड अ न्यू चैप्टर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अब नया रास्ता उन्होंने खोजा इंडिया में आने का। इंडिया की कुछ चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, तो इसकी वजह से हमारा जो इतिहास है दुनिया का, उसमें एक नया चैप्टर खुला। ठीक है, नाउ आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार बताऊंगी कि ये केप ऑफ गुड होप क्या है। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, बट अगर आपने नहीं देखी है या आपने फॉरवर्ड करके स्किप करके सिर्फ नोट्स ही बनाए हैं तो मैं आपको एक बार वो बताती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। फाइन, नाउ देखिए, ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है यूरोप और यहाँ पे आता है एशिया। तो पहले जब यूरोपियंस आते थे तो उनका रूट था ये, थोड़ा सा शिप से आएंगे, फिर जो है वो घोड़ों वगैरह पे आएंगे, पैदल चल के आएंगे, फिर उसके बाद फिर से शिप से आएंगे और इस तरह से इंडिया पहुंचेंगे। रूट बेशक शॉर्ट था, बट यहाँ पे आपको पायरेट्स मिलेंगे, यानी समुद्री लुटेरे मिलेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, है ना, तो उनको काफी ज्यादा जो है वो लॉस हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या किया वास्को डी गामा ने, क्या किया, एक नया रास्ता खोजा जिसे हम बोलते हैं केप रूट या केप ऑफ गुड होप अफ्रीका। अब वो क्या करेंगे, यहाँ से नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ उनको लुटेरे मिलेंगे। यहाँ बहुत सारी अलग चीजें भी हुई, है ना, कि यहाँ पे जो है अरब्स का शासन आ गया, अरब्स का कंट्रोल हो गया, फिर उन्होंने इजिप्ट पर से सारा चीजें कंट्रोल कर ली, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो अब जब यहाँ पे किसी और का कंट्रोल आ गया तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टूट गया,
तो वो कैसे आएंगे? नाउ उन्होंने ये रास्ता खोजा कि समुद्री रास्ते से यहाँ से घूम के यहाँ पे आएंगे। रूट बेशक लंबा है बट कोई पायरेसी नहीं होगी, कोई लुटेरे नहीं मिलेंगे, कोई नेचुरल कैलमिटी नहीं होगी, मजे से खाली शिप लाएंगे, यहाँ से भर के लेके जाएंगे और यहाँ पे बढ़िया मुनाफा कमाएंगे। तो ये है केप ऑफ गुड होप अफ्रीका, तो इसे हम केप रूट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको केप रूट समझ में आ गया। अब चलते हैं वापस अपने उसी पेज की तरफ। वापिस हम आ गए हैं तो वास्को डी गामा के बारे में फिर से बात करेंगे। दैट हिज वॉयज वाज सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग अ सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया दैट वुड परमिट ट्रेड विद द फार ईस्ट विदाउट द यूज ऑफ कॉस्टली एंड अनसेफ सिल्क रूट कैरेवन रूट्स। बहुत सारी चीजें इस एक लाइन में ही कही हुई हैं कि अब जो यात्री आए, वास्को डी गामा आए, उसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक नया समुद्री रास्ता खोजा, जिससे क्या हुआ, डायरेक्टली यूरोप जो है वो इंडिया से कनेक्ट हो गया। मतलब फार ईस्ट यानी ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का वो यूरोप से कनेक्ट हो गया, है ना। एंड अब उनको ना कोई कॉस्टली माने जो लेंथ ऑफ जर्नी, जो प्रीवियस मैंने आपको दो रास्ते बताए, एक केप ऑफ गुड होप वाला बताया, एक ऊपर से बताया जहां से मैंने बताया कि पायरेट्स मिलेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, तो वो बहुत कॉस्टली था क्योंकि वो लेंथी जर्नी थी, पैदल भी चलना पड़ता था, बीच बीच में शिप्स चेंज करने पड़ते थे, सामान इधर से उधर ढोना पड़ता था, और अनसेफ भी था क्योंकि रॉबर्स मिलेंगे, रॉबर्स देखेंगे यार इसके पास बहुत सामान है, लूट लेंगे उसको, तो उसके पास थोड़ा बहुत बचेगा, बाकी सारे लुटेरे ले जाएंगे, तो उसको क्या फायदा बचा। तो ये जो कॉस्टली और अनसेफ सिल्क रूट था, सिल्क रूट मैंने आपको बताया ना, जो मैंने ग्रीन से इंडिकेट किया था उसे सिल्क रूट कहते थे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलने से पहले, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सिल्क रूट क्या था। आपको ध्यान होगा, एक तो हमने ब्लैक वाला पढ़ा, एक हमने पढ़ा वो बीच से आते थे, वो सिल्क रूट था ना। ध्यान देने वाली बात है कि सिल्क रूट कोई एक ही रूट नहीं था, बहुत सारे रूट्स थे। ठीक है, सिल्क रूट के बारे में दो तीन लाइनें पढ़ती हैं। नीदर एन एक्चुअल रोड नॉर अ सिंगल रूट, ये नेटवर्क था रूट्स का। ठीक है, बहुत सारे रूट्स का नेटवर्क था, जैसे एक रूट यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से था, एक ही पर्टिकुलर एरिया में, बट एक नेटवर्क था रूट्स का, कोई सिंगल रोड नहीं था, कोई एक्चुअल रोड नहीं था। ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ रूट्स यूज्ड बाय ट्रेडर्स फॉर मोर देन 1500 ईयर्स, यानी 1500 साल के आसपास अप्रोक्सीमेटली जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो इस रास्ते को यूज करते थे 130 बीसी से 1453 कॉमन ईरा तक। बीसी, एडी, सीई ये मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में पढ़ाऊंगी, आज नहीं, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, ये तो हम सिल्क रूट की तरफ आ गए कि सिल्क रूट जो है कॉस्टली है, अनसेफ है, उसके रीजंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, तो आज हम वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें सिर्फ पुर्तगालियों पे डिस्कस करना है, उनके ट्रेडिंग सेंटर्स, उनके गवर्नर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, सिल्क रूट हो गया। अब जो वास्को डी गामा आए, उन्होंने एक नया समुद्री रास्ता खोजा। ठीक है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी इंडिया आने की, क्या जरूरत पड़ी इंडिया आने की, राइट। तो वो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। दैट ईस्टर्न स्पाइसेस वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियन ट्रेडर्स एज विदाउट रेफ्रिजरेशन फूड स्पॉइल्ड इजीली एंड स्पाइसेस वर इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द फ्लेवर ऑफ फूड, फॉर मास्किंग द फ्लेवर ऑफ फूड। इसमें क्या है ना कि वहाँ के लोग मीट वगैरह ज्यादा खाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो यूरोप वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आता है, या उसके थोड़े ऊपर भी आता है, तो थोड़ा सा स्नोफॉल वगैरह वहां पे होता है, तो वहां पे लोग जो है मीट वगैरह, नॉनवेज वैसे भी बाहर के लोग ज्यादा ही खाते हैं, इंडिया में इतना नहीं है। तो वो जो मीट होता है उसको फ्रिज में, रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में रखना पड़ता है, अदरवाइज वो खराब हो जाता है। तो खराब हो जाएगा, उसमें से स्मेल आएगी, कोई खाएगा नहीं। लेकिन जब उसमें मसाले डाल देंगे तो उसकी खुशबू अच्छी आएगी, खराब भी होगा तो पता नहीं चलेगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, तो बिक भी जाएगा, है ना, खराब कर लोगों को, खरीदार को नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हमारे इंडिया में जो मसाले मिलते थे उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी वहां पे। ठीक है, अब आप रीजन समझ गए, ये तो मतलब अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल जाएगा, बट ये बहुत अच्छा रीजन है, मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा, किसी वेबसाइट से उठाया, आई थिंक यूपीएससी की बुक्स में तो ये चीज बताई नहीं गई है ना। नाउ वो आ गए, ये तो मसालों का रीजन है, अदरवाइज वहां से प्रीशियस स्टोन्स और बहुत सारी चीजें वो लेकर जाते थे। नाउ दे हैड अ मोनोपोली ऑफ द हाई प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड फॉर नियरली अ सेंचुरी। अब सेंचुरी माने 100 साल तक उन्होंने बढ़िया पैसा कमाया, बहुत प्रॉफिटेबल रहे, क्योंकि कोई और जो है यूरोपियन आया ही नहीं, है ना, तो उनका बढ़िया मोनोपोली चली, यहाँ से सामान खरीदते वहां बेचते। डोमिनेटेड सीज, जो समुद्र था उस पर भी उनका अपना रूल था, कोई जो है समुद्री जो वॉरशिप्स वगैरह होती हैं इनमें माहिर नहीं था, है ना, तो उनका बढ़िया रूल चलता था, बढ़िया प्रॉफिट यहाँ से कमाते थे। न्यू इंट्रोडक्शन बाय द पोर्तुगीज, अब जब पुर्तगाली यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस की, कोई नई चीजें, यस, कल्टिवेशन ऑफ टोबैको, शिप बिल्डिंग, प्रिंटिंग प्रेस का जो कंसेप्ट है हमने पुर्तगालियों से सीखा, शिप बिल्डिंग हमने पुर्तगालियों से सीखी, टोबैको की कल्टीवेशन, खेती हमने उनसे सीखी। ठीक है,
चलिए, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट, बट अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो ऐसा ना सोचें कि हो गया अभी कंप्लीट, है ना। अभी तो हमने एक नींव बांधी, एक फॉर्मेशन, एक नींव सी बनाई है कि हमें पढ़ना क्या है। अब जो मेन पार्ट्स हैं, ये अंडरस्टैंडिंग थी सारी, है ना। अब हम मेन पार्ट्स जो है नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, एक बार पढ़ लें इन टॉपिक्स को। ये थोड़ा सा है भी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अभी ब्रिटिशर्स देखना, ब्रिटिशर्स में इतना कुछ है पढ़ने के लिए। डच, डेन्स, फ्रेंच ये फिर भी थोड़े थोड़े कम है। और बस आप पेशेंस बना के रखें और ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उनके गवर्नर्स के बारे में। सो फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर इंडिया में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 में ये बने। ब्लू वाटर पॉलिसी ये लेकर आए। तो क्वेश्चन आता है कि पहले गवर्नर कौन थे। दूसरा क्वेश्चन है ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की है ना। ये ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, ये हम पढ़ते हैं। अपोज्ड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टेरिटोरियल एम्पायर इन इंडिया, preferred to maintain supremacy at sea and limit their activities to purely commercial transactions। तो इन 3 लाइनों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन ना ले। क्या पढ़ लिया हमने? सो ब्लू वाटर पॉलिसी ये बोलती है कि हम यहाँ पे अपना एम्पायर बढ़ाने नहीं आए हैं इंडिया में, ठीक है। हमारा काम है कि हम सुप्रीमेसी मतलब अपना कंट्रोल रखेंगे समुद्रों के ऊपर, और हमारी जो एक्टिविटीज होंगी वो इंडिया में सिर्फ व्यापार तक सीमित है। हम यहाँ इंडिया में अपना, ऐसा नहीं जैसे ब्रिटिशर्स आए अपना एम्पायर ही सेटअप कर दिया, ऐसा कोई इच्छा नहीं थी इनकी। इनका काम था व्यापार करना, चुपचाप ही व्यापार कर रहे थे, बहुत अच्छे से व्यापार कर रहे थे, ठीक है। नाउ सेकंड, अब ये थे पहले गवर्नर। सेकंड कौन आते हैं? अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। 1509 में ये बने। गेव देम न्यू हाइट्स। अल्फोंसो का यही रहेगा कि इन्होंने बहुत नई ऊंचाइयों तक पुर्तगालियों को पहुंचाया। कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर। पुर्तगालियों की शक्ति का, उनकी पावर का रियल फाउंडर इन्हें माना जाता है, असली संस्थापक इन्हें माना जाता है। अब इनके बारे में क्वेश्चन क्या आता है? 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला, कैप्चर्ड गोवा इन 1510 फ्रॉम द बीजापुर रूलर। बीजापुर के जो शासक थे उनसे गोवा को कैप्चर किया 1510 में। और दूसरा है पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। ना बीजापुर वाला क्वेश्चन आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि गोवा का जो है पुर्तगालियों से बहुत गहरा संबंध है। इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो गया था, फिर भी पुर्तगालियों का यहाँ पे शासन था। कैसे भगाया, क्या है वो अलग चीज है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बट ऐसा है कि पुर्तगालियों ने पूरे 450 साल तक यहाँ पे रूल किया गोवा में। इसीलिए गोवा का जो कल्चर है, वहाँ के ट्रेडिशंस जो हैं, वो वहाँ का आर्किटेक्चर जो है, वो सब कुछ पुर्तगालियों जैसा है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो भी अगर आपने कभी ऐसे पोर्टुगीज वगैरह नहीं देखा है तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक अलग सी झलक फील होगी। वो पुर्तगालियों की देन है वहाँ पे, क्योंकि होता ही कि कोई आपके साथ रहेगा, है ना। वहाँ पे उन्होंने इतने सालों तक शासन किया तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करते गए, है ना, जिसकी वजह से गोवा में जो है इन्फ्लुएंस दिखता है पुर्तगालियों के कल्चर का, उनके ट्रेडिशंस का, उनके वैल्यूज का, उनका आर्किटेक्चर, सब कुछ वहां पे वैसा ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से गवर्नर के अंडर। दूसरा है पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म किसकी है, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं। थर्ड जो रूलर थे फेमस, इनके बारे में पढ़ते हैं। यस, इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। पहले नाम देखिए, नीनो डा कुन्हा। ट्रांसफर्ड कैपिटल इन इंडिया फ्रॉम कोचीन टू गोवा। गोवा आ गया अल्फोंसो के थ्रू पुर्तगालियों के पास। अब नीनो डा कुन्हा ने क्या किया? कैपिटल ट्रांसफर की। तो कैपिटल ट्रांसफर की, इसके मतलब कोचीन से गोवा लेकर गई। मतलब पहले कोचीन थी, कब से कब तक कोचीन थी? कोचीन थी 1510 से 1530 तक। गोवा कब हुई? 1530 से 1961 तक। अब आपका काम है, बीजापुर कहाँ पे है, कोचीन कहाँ पे है, गोवा कहाँ पे है, दीव कहाँ पे है, दमन कहाँ पे है, हुगली कहाँ पे, ये तो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल भी है तो आपको लोकेशंस का, मैप वर्क का इन्फ्लुएंस और इंपॉर्टेंस पता होगा कितना ज्यादा है, ठीक है। हल्का हल्का देखते रहे, बाकी फिर जब आप मैप वर्क करेंगे, अगर आपने ऑप्शनल रखा है हिस्ट्री, तो फिर वो तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा डेप्थ में। नाउ कैपिटल किसने ट्रांसफर की कोचीन से गोवा? नीनो डा कुन्हा ने। दूसरी इनकी क्या अचीवमेंट थी इंपॉर्टेंट? ही रिक्वायर्ड दीव एंड दमन। दीव 1535 में और दमन 1559 में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 1-2 वॉर्ड्स भी आती हैं, बट इतना डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैंने फिर भी कोशिश की है हर एक पॉइंट यहाँ पे कवर किया जा सके। बट ये जो पुर्तगाली हैं, डच हैं, डेन्स है, स्पेशली इंग्लिश हैं, इनके बारे में इतने पॉइंट्स हैं कि आप जितना भी लिखो वो कम है। तो हमें मास्टरी तो हासिल नहीं करनी है ना, और ना ही हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पढ़नी है। वैसे भी ये फॉरगेटन सा टॉपिक है, इसमें से हार्डली क्वेश्चन आता है, बट अब हम छोड़ तो नहीं सकते, बिकॉज यू नेवर नो। 1857 का रिवोल्ट हो गया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए, पीजेंट रिफॉर्म्स हो गए,
ट्राइबल रिफॉर्म्स हो गए, उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल मूवमेंट हो गया आपका, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो गई, आईएनसी सेशंस हो गए, है ना, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं, वाइसरॉय, गवर्नर जनरल वगैरह से। बट फिर भी पढ़ना तो है ही, तो बस आपने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना है, इतना इनफ है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें अगर आपको लगता है कि कुछ कम पढ़ा है, अदरवाइज ये मोर देन इनफ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट दे लॉस्ट हुगली इन 1632। 1632 में हुगली गया इनके हाथों से ड्यूरिंग द रियन ऑफ शाहजहां। उस टाइम पे जो रूलर थे मुगलों के वो थे शाहजहां, बीइंग ड्रिवन आउट बाय कासिम खान हिज गवर्नर। शाहजहां के गवर्नर थे कासिम खान, उन्होंने हुगली से इनको निकाल दिया पुर्तगालियों को। और कासिम खान कौन थे? शाहजहां के गवर्नर। ये आपको साल पता होना चाहिए। राजा कौन थे उस टाइम पे मुगल, वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है 1661 में क्या हुई है इंपॉर्टेंट बात। They gave Bombay to Charles II of England as dowry for marrying his sister. पुर्तगालियों की बहन से इंग्लैंड के चार्ल्स ने शादी की थी, तो उनको दहेज के रूप में उन्होंने बॉम्बे दिया था। ठीक है, नाउ बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी देयर पावर डिक्लाइंड। 16th सेंचुरी का एंड जब आया उस टाइम तक इनकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि फिर उसके बाद और भी जो है यूरोपियंस आने लगे थे। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। पुर्तगालियों के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स कौन कौन से थे? कैलिकट, कोचीन, गोवा, बॉम्बे, दीव, हुगली, दमन। साल मैंने सामने लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। पुर्तगालियों के बारे में हमने पढ़ा है। नहीं आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो जरूर उसको देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है आपकी क्लियर होंगी, है ना। बेसिक्स तो मैंने वहीं पढ़ाए हैं, एंड उसके बाद पुर्तगालियों का हमने आज के टॉपिक में कर लिया। फिर हम डच, डेन्स सब कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डच पढ़ेंगे। पहले हम डच, डेन्स, फ्रेंच पढ़ लेंगे, फिर हम ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा लंबा चलेगा वीडियो। ठीक है, और पॉइंट्स भी ज्यादा वहां से बनते हैं, तो वो कवर तो करने ही पड़ेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।